नमस्कार। आज 3 अप्रैल 2020 और हम लोग आज अपना तीसरा प्रवृत्ति का सेशन करने जा रहे हैं, जिसमें आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि कल मैंने बताया था कि हम लोग पोस्ट क्लास सेशन जो है, आपके मन में जो सवाल हैं उन सवालों को आप नीचे स्क्रॉल में लिखेंगे। मैं ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को लेने की कोशिश करूँगा और जिनका जवाब मैं नहीं दे पाऊँगा, जो स्क्रॉल करने के कारण आगे निकल जाएंगे, निश्चित तौर पे मैं पोस्ट सेशन उनका जवाब दूँगा। और चूँकि अभी काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं तो कल के क्लास को थोड़ा सा समअप कर दूँ कि कल हमने प्रवृत्ति प्रणेता द्वारा प्रतिपादित प्रवृत्ति सिद्धांत के जो 4 सामाजिक सूत्र हैं उनकी चर्चा की थी। वो 4 सूत्र हैं: वर्ण प्रधानता चक्रधारायाम पहला, दूसरा चक्र केंद्रे सद्विप्रा चक्र नियंत्रका, तीसरे सूत्र की हमने व्याख्या की थी शक्ति संपातेन चक्र गति वर्धनम क्रांति और तीव्र शक्ति संपातेन गति वर्धनम विप्लव। आज हम चर्चा करेंगे बाकी बचे हुए 4 सामाजिक सूत्रों की, सोशल लॉज की, सूत्र नंबर 5, 6, 7 और 8। साथ ही हम कोशिश करेंगे कि जो 9, 10 और 11 जो प्रवृत्ति सिद्धांत का आर्थिक लॉज, इकोनॉमिक लॉज है, उनको मैं लूँ और आप देखेंगे कि 9वें सूत्र से आपको समस्याओं का समाधान मिलने लगेगा। ये जो 1 से 8 के सामाजिक सूत्र हैं, ये जो समाज का जो चक्र अविराम गति से चल रहा है उसमें होने वाली स्थितियों की चर्चा प्रवृत्ति प्रणेता ने की है कि ये संभावित स्थितियां हैं, ऐसी परिस्थितियां समाज चक्र की गति में बन सकती हैं। तो अब चर्चा करते हैं हम सूत्र नंबर 5, 5वें सूत्र की। और 5वां सूत्र है शक्ति संपातेन विपरीत धारायाम विक्रांति। काउंटर इवोल्यूशन इज द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स टू टर्न द सोशल साइकिल इनटू द रिवर्स डायरेक्शन। कल जो हमने देखा पढ़ा, उसमें हमने ये देखा कि सूत्र नंबर 3 और 4 में शक्ति के प्रयोग के द्वारा जो समाज की गति है, हम जिस युग विशेष में रह रहे हैं उस युग विशेष से हम आगे के युग में चले जाते हैं। लेकिन 5वें सूत्र में प्रवृत्ति प्रणेता कहते हैं कि शक्ति के उपयोग के द्वारा हम आगे ना जाके पीछे की दिशा में चले जाएं, तो उस स्थिति को हम विक्रांति या काउंटर इवोल्यूशन कहेंगे। मतलब अगर आज हम वैश्य युग में हैं तो शक्ति के उपयोग के द्वारा यदि हम शूद्र विप्लव की बजाय पीछे विप्र युग में चले जाएं तो इसको हम विक्रांति कहेंगे। और फिर मैं आता हूं 6ठे सूत्र पे। 6ठा सूत्र जो है वो है तीव्र शक्ति संपातेन विपरीत धारायाम प्रति विप्लव। काउंटर रिवॉल्यूशन is the application of tremendous force to turn the social cycle into the reverse direction। मतलब अत्यधिक शक्ति संप्रयोग के द्वारा जब हम एक युग विशेष को पीछे की दिशा में ले जाते हैं तो उस स्थिति को प्रति विप्लव कहेंगे। मतलब कि जैसे मैंने कहा कि अगर आज हम वैश्य युग में हैं और अत्यधिक शक्ति मतलब ब्रूट फोर्स या एक्सेसिव फोर्स के इस्तेमाल से अगर हम पीछे को लौट जाते हैं, इस स्थिति को जो है प्रवृत्ति प्रणेता ने प्रति विप्लव या काउंटर रिवॉल्यूशन कहा। इन दोनों सूत्रों में फर्क आप देखेंगे तो 2 चीज़ों का फर्क है। एक फर्क है क्वांटम ऑफ फोर्स।
5वें में कहते हैं या विक्रांति में कहते हैं शक्ति संपाते, लेकिन प्रति विप्लव में वो कहते हैं एक्सेसिव फोर्स, तीव्र शक्ति संपात। और एक दूसरा फर्क है दोनों के बीच में कि विक्रांति में जब हम पीछे की ओर लौटेंगे तो वो पीरियड बहुत ज़्यादा लास्टिंग नहीं होगा, उसका ड्यूरेशन बहुत लंबा नहीं होगा, बल्कि स्वाभाविक गति के अनुरूप हम फिर से या तो वैश्य युग में आ जाएंगे या हम शूद्र विप्लव की स्थिति में आ जाएंगे। और यहाँ पे प्रति विप्लव में एक्सेसिव फोर्स का हम यूज करते हैं, और ये जो स्थिति होगी इसका जो ड्यूरेशन होगा, इसका ड्यूरेशन विक्रांति से भी कम होगा, विक्रांति से भी कम लास्टिंग होगा, और अपने नेचुरल प्रोसेस या सामान्य प्रक्रिया के तहत ये वापस से वैश्य युग में आ जाएगा या हम शूद्र विप्लव में चले जाएंगे। या थोड़ा कंफ्यूजन शायद हो शूद्र विप्लव से, तो इसको मैं थोड़ा और पीछे कर लेता हूं कि अगर हम विप्र युग में थे और अगर हमने शक्ति का उपयोग किया तो हम पीछे क्षत्रिय युग में चले गए, और लेकिन ये लास्टिंग ज़्यादा नहीं होगा और हम एक स्वाभाविक रूप से या तो वापस विप्र युग में आ जाएंगे, अन्यथा विप्र युग की जगह हम वैश्य युग में प्रवेश कर जाएंगे। ये स्थितियां हैं समाज की, जो समाज चक्र की गति में ये संभावित स्थितियां बनती हैं। आते हैं हम 7वें सूत्र में, और इनके पीछे मैं बहुत ज़्यादा समय इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि हम बार बार कहते आए हैं कि प्रभु तमाम सामाजिक आर्थिक समस्याओं का निदान देता है, तो हमें उस निदान के पार्ट की ज़्यादा चर्चा करनी है और उस पर मैं ज़्यादा समय दूंगा। 7वां सूत्र है पूर्णावर्तनेन परिक्रांति। Complete rotation of the social cycle will be called peripheric evolution. समाज चक्र का पूर्ण हो जाना, एक बार पूर्ण हो जाना, इस स्थिति को हम परिक्रांति कहेंगे। मतलब हमने शूद्र युग से चलना शुरू किया, शूद्र युग से हम क्षत्रिय युग में आए, क्षत्रिय युग से हम आगे बढ़ के फिर विप्र युग में प्रवेश किए, विप्र युग के बाद हम वैश्य युग में आए, वैश्य युग के शोषण से शूद्र विप्लव होता है, और जो शूद्र विप्लव होता है तो ये एक समाज का चक्र कंप्लीट होता है। इस चक्र के कंप्लीट होने को हम परिक्रांति या पेरिफेरिक इवोल्यूशन कहते हैं। 8वां सूत्र है वैचित्र्यम प्राकृत धर्म समानम न भविष्यति। Diversity is the law of the nature. Two things can never be identical. ये जो विभिन्नता है, ये जो हमारी अनेकता है, यही प्राकृतिक है, और दो चीजें कभी भी आइडेंटिकल नहीं हो सकती हैं। देखिए वर्ड आइडेंटिकल उन्होंने कहा, सिमिलर नहीं कहा, और सिमिलर और आइडेंटिकल में बहुत फर्क है। सिमिलर मतलब जैसे दो बच्चे हैं, ट्विंस हैं, जुड़वा बच्चे हैं, तो आप देखेंगे कई बारी माँ बाप भी धोखा खा जाते हैं अगर उनको कपड़े वैसे ना पहनाए जाए अलग अलग, तो और पड़ोसी तो धोखा खाते ही हैं कि अरे ये वाला कौन, सीता कौन है, गीता कौन है, राम कौन है, श्याम कौन है। तो लेकिन आप जब उनके कैरेक्टरिस्टिक पे जाएंगे तो दोनों बच्चों के खाने की चॉइस अलग होगी, उनके रंगों की पसंद अलग होगी, चीज़ों के बारे में उनकी सोच अलग होगी, और ये वो ट्विंस हैं, बावजूद उसके उनके जीन्स सिमिलर तो होंगे बट आइडेंटिकल नहीं होंगे। और प्रौद्ध प्रणेता कहते हैं कि यही स्वाभाविक है, यही नेचुरल है, यही हमारी जो डाइवर्सिटी है, यही जो है प्राकृत है। सभी को हम सोचें कि बिल्कुल एक जैसा बना दें, तो इसको उन्होंने कहा कि नहीं, ये अस्वाभाविक स्थिति है। वैचित्र्यम प्राकृत धर्म
समानम न भविष्यति। भविष्य में भी जो है दो चीजें आइडेंटिकल नहीं होंगी, चाहे वो दो एटम्स ही क्यों ना हो, दो अणु परमाणु ही क्यों ना हो, वो आइडेंटिकल नहीं होते हैं। और अब चलते हैं हम प्रौत के उन सूत्रों की ओर जो वर्तमान सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का एक व्यवहारिक और वर्केबल सॉल्यूशन देते हैं। जैसा मैंने बताया था पहले दूसरे कल के क्लास में कि 9, 10 और 11वां सूत्र प्रौत के इकोनॉमिक लॉज हैं। तो हम चर्चा करेंगे अब 9वें सूत्र की, और 9वां सूत्र है युगस्य सर्वनिम्न प्रयोजनम सर्वेषां विधेयम्। The minimum requirements of the age should be guaranteed to all। आप देखिए शब्दों पे ध्यान देंगे। The minimum requirements of the age should be guaranteed to all। प्रौत प्रणेता कहीं नहीं कहते कि भारत के लोगों को, प्रौत प्रणेता कभी ये नहीं कहते कि प्रौत के लोगों को। वो जब कहते हैं टू ऑल, तो मतलब इसमें तमाम देश के लोग, जाति, भाषा, रंग, नेशनलिटी, कलर, क्रीड, रिलीजन कहीं कुछ नहीं आता है, वो सब की बात करते हैं। और क्या कहते हैं कि सभी लोग उस युग विशेष की न्यूनतम आवश्यकताओं की सबके लिए गारंटी होनी चाहिए। तो न्यूनतम आवश्यकताएं क्या हैं आज के दिन में? उन्होंने कहा कि आज कम से कम मिनिमम अन्न, वस्त्र, चिकित्सा, शिक्षा और आवास, मतलब फूड, क्लोथिंग, एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटीज और हाउसिंग फैसिलिटीज एक एक इंडिविजुअल को मिलना चाहिए, चाहे वो मनुष्य कौशल या उत्कल समाज में रहता हो, विदर्भ समाज में रहता हो, या अफ्रीका के किसी बहुत ही तथाकथित गरीब। तथाकथित गरीब मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आप जब उन देशों को या प्रदेशों को देखेंगे जहाँ गरीबी ज़्यादा है, आप जब उसका एक माइन्यूट रिसर्च करेंगे या असेसमेंट करेंगे तो आप पाएंगे कि वो एक्चुअली बहुत ही समृद्ध प्रदेश या देश है। जैसे अपने यहाँ भारतवर्ष में आप ले लीजिए उड़ीसा। जब गरीब प्रदेशों की बात आती है तो हमारे जेहन में 3 नाम आते हैं, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। लेकिन जब आप झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के मिनरल माइंस और जंगल, वहाँ की जो लेबोरियस पॉपुलेशन है, इन सब चीज़ों को जब आप एसेस करेंगे तो वो आप पाएंगे कि ये तीनों प्रदेश भारत के सबसे समृद्ध प्रदेश है। तो इसीलिए श्री प्रभात रंजन सरकार जी ने कहा कि न्यूनतम आवश्यकताएं ये जो है भोजन, वस्त्र, चिकित्सा, शिक्षा और आवास हर आदमी को मिलना चाहिए। और थोड़ा सा यहाँ पे मैं चर्चा करूंगा पूंजीवाद और साम्यवाद की, कि आप पूंजीवाद को पढ़ें और साम्यवाद को पढ़ें। पूंजीवाद एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे। और देखिए ये चीज़ें मैं आपसे क्यों शेयर कर रहा हूँ? मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि मैं ये मान के आपसे बात नहीं कर रहा हूँ कि मैं किन्हीं ट्रेनीज से बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं भविष्य के ट्रेनर्स से बात कर रहा हूँ। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आप तक अच्छे से ज़्यादा जानकारी के साथ प्रौत के दर्शन को आप तक पहुंचा पाऊं, ताकि आप अपने क्षेत्र में प्रौत के ट्रेनर के तौर पे आगे बढ़ के उस जिम्मेदारी को ले सकें। तो ये ट्रेनिंग आपकी नहीं है, बल्कि ये ट्रेनीज की ट्रेनिंग नहीं है, बल्कि ये ट्रेनिंग ऑफ द ट्रेनर्स है। और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि बाहर की भी कुछ चीज़ें मैं जोड़ता चलूँ, जिससे हमारा नॉलेज बेस या इंफॉर्मेशन बेस इन रीच हो, और हम समाज में जब जाएं तो अपनी चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से रख सकें। एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम एडम स्मिथ था। उन्होंने एक किताब लिखी द वेल्थ ऑफ नेशंस, जो 1776 में पब्लिश हुआ, 1776 में। पूंजीवाद का वो आधार है।
एडम स्मिथ की ये किताब। उसी तरह 1867 में जर्मन के एक थिंकर कार्ल मार्क्स ने एक किताब लिखी दास कैपिटल, जो कि साम्यवाद का आधार है। और आप जब ये इकोनॉमिक फिलॉसफीज पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि इसके अंदर में, इन फिलॉसफीज के अंदर में धन की, वेल्थ की तो खूब चर्चा की गई है, बट मनुष्य इसमें मिसिंग है। ह्यूमन बीइंग्स आर नेग्लेक्टेड। लेकिन ये धन, ये समृद्धि, ये संपदा किसके लिए? मनुष्यों के लिए ही तो मनुष्य उसमें गौण है। और आप देखिए कि प्रौत के प्रणेता पहले आर्थिक सूत्र में मनुष्य के सर्वाइवल की बात करते हैं, उसके जीवित रहने की बात करते हैं, उसके सम्मान पूर्वक जीवन जीने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि फूड, क्लोथिंग, एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज और हाउसिंग, ये मिनिमम सबको मिलने ही चाहिए। तो अब एक प्रश्न है, मिलेगा कैसे? अगर इस पे हम चर्चा ना करें, अगर लोगों को हम ये कन्विंसिंगली ना बता पाए, तो ये भी चुनावी घोषणा पत्र की तरह लगेगा कि कोई इलेक्शन मैनिफेस्टो है और प्रौत के लोग जो है आके एक ऐसे ही चुनावी बात कर रहे हैं कि नहीं ऐसे सबको मिलना चाहिए। तो इसके व्यवहारिक पक्ष पे आते हैं कि ये मिलेगा कैसे। तो क्या प्रौत की व्यवस्था में महीने के शुरुआत में गाड़ियां निकलेंगी सरकार की और वो सबके घर पे अन्न, फूड ग्रेन्स, सीरियल्स, क्लोथ्स, ये सारी चीज़ें, दवाइयाँ पहुँचाएंगे, या कोई दूसरा मैकेनिज्म होगा? तो इस मैकेनिज्म पे मैं आऊँ उसके पहले मैं आपको बताऊं कि हमारे देश में भी आप देखेंगे कि भारत की भी सरकार और डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स भी बहुत सारी चीज़ें बहुत कम दाम पे लोगों को दे रही हैं। जैसे आपने देखा होगा कि इलेक्शन मैनिफेस्टो में लोग कहते हैं कि हम 1 रुपये किलो गेहूं देंगे, 2 रुपये केजी राइस प्रोवाइड कराएंगे, और इस तरह की बहुत तरह की घोषणाएं सरकारें करती रहती हैं। इसके अलावा भी आप देखें, विदेशों में एक नया कंसेप्ट स्टार्ट हुआ है, थोड़ा पुराना हो गया है, बहुत नया भी नहीं रहा, दैट इज़ कॉल्ड UBI, यूनिवर्सल बेसिक इनकम, जिसमें गरीब लोग या अनएम्प्लॉयड लोगों के लिए एक इंसेंटिव के तौर पे एक अमाउंट दिया जाता है, जिससे वो अपने न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। और वैसा ही एक जो है, जैसे एक उदाहरण ब्राज़ील से लेते हैं, बोल्सा फैमिलिया करके उनके यहाँ एक प्रोग्राम है, जिसके अंदर में गरीब परिवारों को वहाँ की सरकार कुछ पैसे देती है, जिससे कि लोग अपने न्यूनतम आवश्यकताओं को परचेज कर सकें। तो क्या प्रौत में भी इसी तरह की व्यवस्था होगी कि लोगों को पैसे दिए जाएंगे? तो इस तरह की व्यवस्था को श्री प्रभात रंजन सरकार जी ने, प्रौत के प्रणेता ने, आउटराइटली रिजेक्ट किया है। वो लोग जो फिजिकली हैंडीकैप्ड होंगे या इतने अक्षम हो चुके होंगे उम्र की वजह से, या कोई ऐसे वृद्ध व्यक्ति जिनका कि परिवार में कोई नहीं है और वो शारीरिक तौर पे कोई काम भी नहीं कर सकते हैं, तो उनके जीवन यापन की जिम्मेदारी तो समाज लेगा, लेकिन सभी लोगों को इस तरह से खैरात बांटना या डोल देने के बिल्कुल खिलाफ है प्रौत के प्रणेता। वो कहते हैं कि क्यों? क्योंकि वो मनुष्य है, उसके अंदर एक एंटरप्रेन्योरशिप है, एक ज़ील है, उसके पास हाथ है, पैर है, बुद्धि है, विवेक है, वो काम करना चाहता है। तो अगर सबको आप इस तरह से फ्री प्रोवाइड करेंगे, तो उसकी जो उद्यमशीलता है, उसके जो कार्यकुशलता है, उसके जो काम करने की लगन है, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। और इसका खामियाजा हम ये भुगतेंगे कि हमारी जो ओवरऑल इकोनॉमी है वो बहुत कमज़ोर हो जाएगी, क्योंकि सारे लोग फिर आलसी हो जाएंगे कि जब सब फ्री में ही मिलेगा तो हमने काम क्यों करना, और जब कोई काम ही नहीं करेगा तो आप फिर सोचिए कि कितनी खराब स्थितियां बनेंगी। तो प्रौत के प्रणेता कहते हैं कि नहीं, ये 5 चीज़ें लोगों को कैसे मिलेंगी? इन 5 चीज़ों के लिए तो वो पहली बात कहते हैं कि इसको पीपल्स इकोनॉमी में, जब हम क्वाड्री डायमेंशनल इकोनॉमिक्स में जाएंगे, तो जो उसका पहला है पीपल्स इकोनॉमी में वो कहते हैं कि ये सिर्फ वर्ड्स में नहीं रखना है,
इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी देनी होगी कि अगर सरकारें लोगों को न्यूनतम आवश्यकताएं प्रोवाइड नहीं कर पाए तो वो व्यक्ति कोर्ट में जाके कहे कि देखिए मैं पढ़ा लिखा हूं या मैं पढ़ा लिखा नहीं भी हूं तो शारीरिक तौर पे मैं सक्षम हूं, मैं काम करना चाहता हूं, लेकिन मुझे काम नहीं मिल रहा है तो मैं अपना जीवन यापन कैसे करूं, जिसकी की गारंटी मुझे कॉन्स्टिट्यूशन देता है। तो और आज आप देख रहे हैं किसान आत्महत्या कर रहे हैं, बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं, बल्कि पिछले साल 2018 में, क्योंकि 2019 के आंकड़े अभी आए नहीं हैं, बेरोजगारी की दर ऐसी है कि हर 2 घंटे पे 3 बेरोजगार लोग आत्महत्या कर रहे हैं। 3 अनएम्प्लॉयड यूथ कमिटेड सुसाइड इन 2018, और ये भारत सरकार के आंकड़े हैं, मेरे आंकड़े नहीं हैं। तो प्रभुत्व के प्रणेता कहते हैं कि इसको कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी गारंटी देनी होगी ताकि जब किसी सिटीजन को वो ना मिले तो वो कोर्ट में जाके क्लेम करे कि मैं काम करना चाहता हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, मेरे योग्यता के अनुरूप मुझे काम दिया जाए। पहला तो ये हुआ। दूसरा, वो कहते हैं कि एजुकेशन और हेल्थ की फैसिलिटी ये एब्सोल्युटली फ्री होना चाहिए। सभी लोगों को एक क्वालिटी एजुकेशन सभी लोगों को मिलना चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, वो किस जाति का है, किस धर्म का है। जो बच्चा पढ़ना चाहता है आप उसको पढ़ने का पूरा मौका दें, उसकी जो सोच है, उसके जो इंटरेस्ट है, एप्टीट्यूड है, उसके हिसाब से वो जो जहाँ पढ़ना, जितना आगे तक पढ़ना चाहता है उसको पढ़ने की आप सुविधा प्रोवाइड करें, एंड इट विल बी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। मेडिकल आप एक्सपेंसेस देख रहे हैं कितना महंगा हो गया है। आप हॉस्पिटल चले जाएं तो 10-20 हज़ार रुपये का बिल तो बहुत ही नॉमिनल है, बहुत नॉमिनल है। मतलब एक छोटी सी बीमारी भी हो तो इतने तरह के टेस्ट और आपके साथ जो है वो ट्रीटमेंट के नाम पे किए जाते हैं। मुझे नहीं मालूम कि वो सारे टेस्ट और ट्रीटमेंट्स जो हैं वो सही है या गलत है, मैं दोष नहीं दे रहा हूँ मेडिकल फ्रेटर्निटी को, लेकिन जो स्थितियाँ हैं मैं उनकी चर्चा कर रहा हूँ। तो प्रभुत्व के प्रणेता कहते हैं कि शिक्षा और चिकित्सा एब्सोल्युटली फ्री होगा, और ये जो अन्न, वस्त्र और मकान है ये फ्री नहीं होगा, बल्कि लोगों को योग्यता के आधार पे काम दिया जाएगा, एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा, बल्कि मैं इसको कहूँ 100% एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। और 100% एम्प्लॉयमेंट का ये मतलब नहीं होता है कि सबको नौकरी ही मिलेगी। जब हम 3 टियर इकोनॉमी की चर्चा करेंगे तो उसमें एक पार्ट आता है इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योरशिप या कुटीर उद्योग या छोटे उद्योग, लघु उद्योग। तो उसमें वो आदमी नौकरी नहीं कर रहा होता है, वो अपना खुद का कोई काम कर रहा होता है। तो काम के अंदर में सहभागिता, इन्वॉल्वमेंट या एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से ये जो उनकी 3 चीज़ें हैं, अन्न, वस्त्र और मकान, फूड, क्लोथिंग एंड हाउसिंग, वो उनको मिलेगी। और वहाँ भी, यहाँ पे भी एक वो चीज़ इंश्योर करते हैं। क्या इंश्योर करते हैं? जैसा मैंने कहा कि प्रभुत्व के प्रणेता ने पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय के कंसेप्ट को आउटराइटली रिजेक्ट किया है, निगेट किया है। उसकी जगह पे वो परचेजिंग कैपेसिटी की वकालत करते हैं, क्रय शक्ति, क्रय क्षमता की बात करते हैं। तो वो कहते हैं कि उस रोजगार के अंदर में उस व्यक्ति विशेष को या किसी भी व्यक्ति विशेष को जो भी रिम्यूनरेशन मिले, जो सैलरी मिले, उसके अंदर इतनी परचेजिंग कैपेसिटी निहित होनी चाहिए कि वो अपने अन्न, वस्त्र और मकान को परचेज कर सके। और आप पोस्ट क्लास जब इसका एक असेसमेंट करेंगे, इसका एक ओवरव्यू करेंगे, आकलन करेंगे, तो आप पाएंगे कि ये बहुत ही वर्केबल है, बहुत ही डुएबल है। किसी यूटोपियन आइडिया की बात नहीं की, किसी काल्पनिक आइडिया की बात नहीं की, बल्कि बिल्कुल कर पाने योग्य फिलॉसफी, थ्योरी की उन्होंने बात करी। तो ये था हमारा 9वां सूत्र, जो पहला आर्थिक लॉ है प्रभुत्व का, जो फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, युगस्य सर्वनिम्न प्रयोजनम सर्वेषां विधेयम्। अब हम चलते हैं 10वें सूत्र की ओर, और 10वां सूत्र है हमारा
अतिरिक्तम प्रदातव्यम गुणानुपातेन। After meeting the minimum requirements, after fulfilling the minimum requirements, surplus should be distributed amongst the meritorious on the basis of their merit। मतलब सभी लोगों के न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद जो बची हुई संपदा है वो गुणी लोगों में, मेरिटोरियस लोगों में उनके मेरिट के आधार पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। प्रौत के ऊपर जो प्रौत के मैं विरोधी ही कहूँगा, वो आरोप एक लगाते हैं कि प्रौत जो है ये साम्यवाद के सिमिलर है, और जैसे पूंजीवाद में मेरिट को बहुत प्रश्रय दिया जाता है तो यहाँ मेरिट को प्रश्रय नहीं दिया जाता है, और ये इक्विवेलेंट टू साम्यवाद की सब एक जैसे होंगे, सब लोग एक बराबर होंगे। तो आपको दो सूत्रों के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि ये जो आरोप है मिथ्या है, बेबुनियाद है, बिल्कुल खारिज करने योग्य है। पहला तो जो अभी अभी हमने 8वें सूत्र की चर्चा की, जिसमें वो कहते हैं कि वैचित्र्यम प्राकृत धर्म, डाइवर्सिटी इज द लॉ ऑफ द नेचर, मतलब दो चीज़ें कभी भी आइडेंटिकल नहीं होंगी। तो लोगों की सैलरी बिल्कुल एक होगी, बिल्कुल लाइफ स्टाइल सभी लोगों का, दुनिया के या भारतवर्ष के 130 करोड़ लोग हों या दुनिया की जो 8 बिलियन की पॉपुलेशन है, वो सब लोगों का लाइफ स्टाइल बिल्कुल एक जैसा हो, सबको एक जैसी सैलरी मिले, तो प्रौत के प्रणेता इसको खारिज करते हैं। बल्कि 13वें सूत्र में जो हमारा प्रौत का मौलिक सिद्धांत है, जहाँ वो कहते हैं कि स्थूल सूक्ष्म कारणेषु प्रकर्तव्य विचार समर्थित वंटंच। विचार समर्थित वंटंच मतलब रैशनल डिस्ट्रीब्यूशन की वो बात करते हैं, वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं करते, वो कहते हैं रैशनल डिस्ट्रीब्यूशन, योग्यता के आधार पे, जरूरत के आधार पे, देश काल पात्र के हिसाब से। तो ये जो एक आरोप है बिल्कुल बेबुनियाद है, और इस सूत्र के माध्यम से तो बल्कि उसको इस्टेब्लिश करते हैं कि अतिरिक्तम प्रदातव्यम गुणानुपातेन, मेरिटोरियस लोगों को ज़्यादा मिलना चाहिए, वो तो ये लिख के कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं इसके अंदर में? वो कह रहे हैं कि सबसे पहली प्राथमिकता तो ये है कि लोगों के न्यूनतम आवश्यकताओं की गारंटी होनी चाहिए। वो जब फुलफिल हो जाएगा तभी हम सरप्लस का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। और सरप्लस का डिस्ट्रीब्यूशन क्यों होना चाहिए, उसके पीछे भी कारण है। अगर हम फिजिकल लेबर की बात करें तो एक मजदूर भाई जो है वो बहुत काम करते हैं फिजिकली, तो उनके काम को भी हम अंडरमाइन नहीं कर रहे हैं। काम है, हर काम का सम्मान है, हर काम करने वाले का सम्मान है। लेकिन जब आप देखेंगे समाज के लाभान्वित होने की बात आप देखेंगे, तो आप देखेंगे कि एक डॉक्टर जो है वो समाज की ज़्यादा सेवा कर रहे हैं। एक साइंटिस्ट है जो कुछ इन्वेंशन करते हैं, तो उस इन्वेंशन के माध्यम से वो लोगों के लाइफ को सिंपल बना रहे हैं, या उनके लाइफ में कुछ नई सुविधाएं ला रहे हैं। या अगर किसी एक मान लीजिए कि अगर किसी ने कोरोना का मेडिसिन ढूंढ लिया, तो सोचिए कि वो पूरे समाज पे कितना बड़ा उपकार है उनका। तो इसलिए प्रौत के प्रणेता कहते हैं कि मेरिटोरियस लोगों की योग्यता का उनके योग्यता के आधार पे सम्मान करोगे। ऐसा भी नहीं है कि सबको फिर वहाँ पे भी इक्वल ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, वहाँ पे भी हम रैशनल ट्रीटमेंट करेंगे कि जिनकी जैसी योग्यता होगी उसके अनुरूप हम करेंगे। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि वो कहते हैं कि ये 5 न्यूनतम आवश्यकताएं हैं, उसमें मान लीजिए कि हम एक और मैं अपनी तरफ से ऐड कर देता हूँ कि सभी लोगों को मोटरसाइकिल मिलना चाहिए। तो क्या हम डॉक्टर को भी मोटरसाइकिल देंगे? अब एक डॉक्टर जो अगर घूम घूम के ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो सोचिए कि वो मोटरसाइकिल से जाएंगे तो कितनी दिक्कत होगी उनको। और एक थका हारा डॉक्टर कितना इलाज कर सकता है। तो बजाय उनको मोटरसाइकिल देने के, प्रौत के प्रणेता कहते हैं उसको कार दो, संभव है तो उसको ड्राइवर भी दो, ताकि वो अच्छे से जाए, ज़्यादा कंफर्टेबल स्थिति में लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का बेहतर इलाज कर सके। अगर कोई किसी में साइंस की प्रतिभा है, किन्हीं के अंदर कुछ खोज करने की प्रवृत्ति है, वो कुछ करना चाहते हैं, तो अदर देन उनकी जो सैलरी है, अगर उनके लिए कोई महंगा इक्विपमेंट रिक्वायर्ड है, वो उनको प्रोवाइड करवाओ।
प्रभुत्व के प्रणेता कहते हैं कि कैश में देने की आवश्यकता नहीं है। क्यों कैश में देने की आवश्यकता नहीं है? क्योंकि प्रभुत्व के पहले मौलिक सिद्धांत में वो कैश के ऊपर में एक अंकुश लगाने की बात करते हैं, जो कहते हैं कि समाज आदेशेन बिना धन संचय अकर्तव्य। वो कहते हैं कि ये जो धन का गैप है इसको भरने की आवश्यकता है, इसको मिनिमाइज करने की आवश्यकता है। तो वो कहते हैं कि लोगों को कैश में मत दो, लेकिन उनको फैसिलिटीज दो, उनको काइंड्स में दो, उनको इक्विपमेंट चाहिए उनको इक्विपमेंट दो, अगर उनको हेल्पर्स की आवश्यकता है, असिस्टेंस की आवश्यकता है तो उस तौर पे दो, ताकि उनके प्रतिभा का भी सम्मान हो और लोगों के अंदर में काम करने का, समाज के कल्याण के लिए कुछ और नया कर पाने का भाव जीवित रहे। अन्यथा क्या होगा? साम्यवाद में लोग क्यों नहीं काम करते हैं? आप जितनी साम्यवादी सरकारें रही हैं जहाँ जहाँ, आप वहाँ पाएंगे कि जैसे जर्मनी का उदाहरण लीजिए। पहले जर्मनी, पश्चिम जर्मनी और पूर्वी जर्मनी एक ही थे, फिर वो बंटे, लेकिन जब बंटवारा हुआ तो बंटवारे के बाद जब फिर 1990 में बर्लिन की वॉल टूटी और फिर से दोनों जर्मनी एक हुए, तो दोनों जर्मनी के आर्थिक स्थिति में बहुत का जमीन आसमान का फर्क था। पश्चिमी जर्मनी जो बहुत डेवलप था, वहीं पूर्वी जर्मनी की स्थिति बहुत खराब थी। कारण क्या था? क्योंकि साम्यवादी व्यवस्था के अंदर में लोगों के मेरिट की कोई कदर नहीं है, वहाँ कोई मेरिट का सम्मान नहीं है। पार्टी बॉसेज ही सारी चीज़ें डिफाइन करते हैं। पता चला जो सैलरी लेबर की है वही सुपरवाइजर की भी है, और अगर कोई साइंटिस्ट भी है तो शायद वो भी वही सैलरी पा रहा है। तो इस कारण लोगों की जो एक उद्यमशीलता थी, एंटरप्रेन्योरशिप की फीलिंग थी, वो धीरे धीरे खत्म हो गई। तो प्रभुत्व के प्रणेता कहते हैं कि अगर सबको एक बराबर दोगे तो लोगों के काम करने का उत्साह खत्म हो जाएगा। तो उनके अंदर समाज कल्याण का भाव, समाज के लिए कुछ नया कर पाने का भाव, समाज की सेवा करते रहने के भाव को प्रमोट करने के लिए, उसको सम्मान करने के लिए उनकी प्रतिभा और उनके सेवा के आधार पे उनको तुम ज़्यादा दोगे। और मुझे लग रहा है कि अभी समय है, और जो प्रभुत्व के आर्थिक दर्शन का जो तीसरा सिद्धांत है और आखिरी भी 9, 10 और 11 जो मैंने कहा, तो समय है तो आज हम इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। और उस चर्चा में 11वें सूत्र पे आता हूँ मैं। 11वां सूत्र है हमारा, सर्वनिम्न मान वर्धनम समाज जीव लक्षणम। सर्वनिम्न मान वर्धनम समाज जीव लक्षणम। समाज आज जहाँ जिस अवस्था में है, उस अवस्था से लगातार आगे बढ़ने का नाम जो है, जो समाज लगातार आगे बढ़ने की जो प्रक्रिया है, जो समाज उस प्रक्रिया में शामिल है, वही समाज के जीवंत होने का लक्षण है, इंडिकेशन है। To increase the basic standard of living is the indication of the vitality of the society. एक समाज जो लगातार अविराम गति से आगे बढ़ने के लिए संघर्ष कर रहा है, वही उस समाज के जीवंत होने का लक्षण या परिचायक है। इसको भी समझते हैं हम। इसमें कहते हैं प्रभुत्व के प्रणेता कि ये जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं, ये न्यूनतम आवश्यकताएं अन्न, वस्त्र, चिकित्सा, शिक्षा और आवास, फूड, क्लोथिंग, एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटी एंड हाउसिंग, ये हमारी पहली सीढ़ी है, ये हमारी आखिरी सीढ़ी नहीं है। दिस इज नॉट द कल्मिनेटिंग पॉइंट, बल्कि ये हमारी यात्रा की शुरुआत है। ये प्रभुत्व के प्रणेता कहते हैं कि इसको, इस जो बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, इसको लगातार बढ़ाते रहने की आवश्यकता है। जब सब लोगों के पास ये 5 न्यूनतम आवश्यकताएं हो जाएंगी, तो इसमें क्योंकि आज कन्वेंस भी लोगों को दूर दूर तक जाना पड़ता है, तो एक मिनिमम हम मानते हैं कि मोटरसाइकिल की सुविधा सब लोगों को मिलनी चाहिए। तो हो सकता है कि भविष्य में समाज या सरकार तय करे कि नहीं, सब लोगों को एक एक मोटरसाइकिल मिलना चाहिए। तो ये फिर एड ऑन हो जाएगा
कि ये एक जो है मोटरसाइकिल भी सबको मिलेगा, लेकिन जब हम सब लोगों को मोटरसाइकिल मुहैया करा रहे होंगे तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि मेरिटोरियस लोगों को, डॉक्टर्स को, इंजीनियर्स को, साइंटिस्ट्स को या और भी जो लोग समाज कल्याण या समाज की सुविधा के लिए काम कर रहे हैं उनको कार मिलनी चाहिए। और जब हम मोटरसाइकिल का लक्ष्य हासिल कर लेते हैं तो प्रौढ़ के प्रणेता कहते हैं कि तुम अपना बेंचमार्क और आगे कर लो, फिर सब लोगों को कार मिले उसके लिए प्रयास करो। तो वो कहते हैं कि इसको लगातार आगे बढ़ाते जाना है और इस लगातार आगे बढ़ाते रहने को ही, संघर्ष करने के इस अविराम जिजीविषा को ही उन्होंने कहा कि ये उस समाज के जीवंत होने का, उसके वाइटलिटी का इंडिकेशन है, उसका सूचक है। प्रौढ़ को अगर मैं सिर्फ एक लाइन में डिफाइन करूं तो प्रौढ़ कह सकते हैं कि प्रौढ़ बात करता है, प्रौढ़ वकालत करता है न्यूनतम आवश्यकताओं की गारंटी और अधिकतम सुविधाओं का मिलना या सुविधाओं का लगे जाना। किसी एक चीज पे आके हम स्टक नहीं हो जाएंगे, रुक नहीं जाएंगे। जैसे आज मैं आप लोगों से मोबाइल के माध्यम से जुड़ा हुआ हूं, तो मोबाइल भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे एक न्यूनतम आवश्यकता बनती जा रही है। तो भविष्य में मोटरसाइकिल के जगह हम मोबाइल का भी एक ऑप्शन ले सकते हैं कि नहीं, सभी लोगों को एक मोबाइल मिलना चाहिए। तो इस तरह से न्यूनतम आवश्यकता जब ये 5 पूरे हो जाएंगे, और ये 5 क्यों पूरे होने चाहिए, क्योंकि अन्न हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है, मेडिकल फैसिलिटी भी हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है, हमें रहने के लिए एक छत चाहिए वो भी हमारे लिए जरूरी है, वस्त्र चाहिए क्योंकि हमें सम्मान पूर्वक जीना है, और शिक्षा इसलिए चाहिए कि कोई भी धर्म के आधार पे डॉगमा सेंटीमेंट देके या हमें राज्य का सेंटीमेंट देके या भाषा का सेंटीमेंट देके या राष्ट्रीयता का सेंटीमेंट देके हमारा शोषण नहीं किया जा सके। कुछ लोगों को आज के दिन में भारतवर्ष में लगता है कि राष्ट्रीयता की बात करनी जो है वो बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है, दिस इज द अटमोस्ट थिंग, यही सबसे बड़ी बात है कि नहीं हम तो राष्ट्रीय हैं और ये राष्ट्रीय होना बहुत बड़ी बात है। तो प्रौढ़ के प्रणेता ने कभी भी राष्ट्रीयता की भावना को बहुत बड़ा नहीं माना, बल्कि उन्होंने जिस भावना को बड़ा माना है वो है यूनिवर्सलिज्म की भावना, विश्व बंधुत्व की भावना। और ये नेशनलिज्म का भाव भी कैसे बहुत बड़ा नहीं है, उसको उन्होंने एक छोटी सी पुस्तक है, आप लोग जरूर पढ़ेंगे, देशभक्तों के प्रति या टू द पैट्रियट्स, उसमें वो कहते हैं कि भारत तो चूंकि एक बड़ा देश है, 130 करोड़ की आबादी है, तो भारत एक फिट एग्जाम्पल नहीं होता है, लेकिन जब आप यूरोपियन कंट्रीज में जाएंगे तो आप पाएंगे कि एरिया और पॉपुलेशन के हिसाब से वो बहुत बड़े देश नहीं है। लेकिन बड़ा देश नहीं हुआ तो क्या हुआ, राष्ट्र तो है। तो एक राष्ट्र जो 2 करोड़ की पॉपुलेशन का है, और हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ अभी बनारस में, तो यहाँ की का पॉपुलेशन संभवतः 21 या 22 करोड़ होगा। तो सोचिए 2 करोड़ का देश, तो उनकी राष्ट्रीयता बड़ी या 21 या 22 करोड़ के लोगों का जो हमारा राज्य है, ये जो स्टेट का के प्रति एक भावना है वो बड़ा। तो इसीलिए प्रौढ़ के प्रणेता ने राष्ट्रीयता की भी भावना को प्रश्रय नहीं दिया, इसकी जगह उन्होंने यूनिवर्सलिज्म, विश्व बंधुत्व की भावना को सदैव प्रेरित किया है। और आप जब इनका एक एनालाइज करेंगे इन सूत्रों को, तो आप पाएंगे कि उन्होंने लोगों के सर्वाइवल को और सम्मानजनक सर्वाइवल को, उन्होंने खैरात देने की बात नहीं की,
जो अक्षम लोग हैं, जो फिजिकली काम नहीं कर सकते हैं, या कुछ वृद्ध लोग हैं जिनके परिवार में कोई उनको कमा के खिलाने वाला नहीं है, तो उसकी जिम्मेदारी उन्होंने जरूर समाज को दी। लेकिन बाकी लोगों के लिए कहा कि नहीं, उनको काम दो, सम्मान के साथ उसको जीने का अधिकार दो। उनके सम्मान की बात की उन्होंने, शिक्षा के माध्यम से लोगों को शोषण से बचाने की बात की उन्होंने, मेरिट को उन्होंने पहचाना और मेरिट के लिए उन्होंने कहा कि मेरिट की तुम कद्र करोगे। और वो किसी एक जगह पे रुकते नहीं हैं, वो कहते हैं कि अपने इस अविराम संघर्ष को तुम बढ़ाते रहोगे, आगे लेके चलते रहोगे, और यही तुम्हारे जीवंत होने का लक्षण है, यही तुम्हारे एक उद्यमशील मनुष्य होने का लक्षण है, यही तुम्हारे सम समाज तत्वों में जीने का परिचायक है। तुम सबके कल्याण के लिए जी रहे हो, ये उसका एक जीवंत उदाहरण है। और फिर मैं कहूँगा कि आप सोच के देखिए, अगर हम सब लोग 130 करोड़ लोग या दुनिया के 8 अरब की आबादी, अगर हम सब लोग एक दूसरे के लिए जीने लगें, तो हमारा जीवन कितना सुखद होगा, कितना सुखमय होगा, कितनी खुशियाँ होंगी। और ये जो लड़ाई झगड़े दंगे, एक दूसरे के खिलाफ अहिंसा का वातावरण, ये सारी चीज़ें अचानक से ख़त्म हो जाएंगी। और वो प्रभु के प्रणेता का जो सपना है कि उनके सारे बच्चे, चाहे वो फूल हो, पौधे हो, वृक्ष हो, पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, नव मानवतावाद के उस खुशनुमा बगिया में सब खिले फले और प्रोग्रेस करें, समृद्ध हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का जो सेशन है वो मैं समाप्त करता हूँ, और आप लोगों से अब अनुरोध करता हूँ कि अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप अपने प्रश्न लिखें, जिन्हें मैं लेना चाहूँगा। वेद प्रकाश जी ने एक सवाल पूछा है कि प्रकृति के दौरान की सीमा कैसे और कौन निर्धारित करेगा। तो ये सवाल मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि प्रकृति के दौरान, प्रकृति मतलब प्राकृतिक, नेचुरल, जैसे कहते हैं ना कि ये बच्चा तो इनबॉर्न टैलेंटेड है, प्राकृतिक रूप से टैलेंटेड है, तो मैं उस प्राकृतिक अवस्था की बात कर रहा था, मैं नेचर की बात नहीं कर रहा था, जिसको कि इंग्लिश में सुप्रीम ऑपरेटिव प्रिंसिपल कहते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा था, बल्कि नेचुरली जो चीज़ें इवॉल्व होती हैं मैं उनकी बात कर रहा था। सूरज कुमार जायसवाल जी ने कहा है कि दादा यूनिवर्सलिज्म को एक बार पुनः स्पष्ट करने की कृपा करेंगे। तो यूनिवर्सलिज्म जो है एक विश्व बंधुत्व की भावना है। आज क्या है, हम जाति में बटे हुए हैं, हम धर्म के आधार पे बटे हुए हैं, हम भाषा के आधार पे बटे हुए हैं, देशों की सीमाओं के आधार पे हम बटे हुए हैं। तो प्रौद्ध के प्रणेता कहते हैं, और अगर आप आज से बहुत ज़्यादा पीछे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप आज से सिर्फ 5-7 हज़ार साल पीछे जाइए तो ये देश की सीमाएं नहीं होती थी। ये अलग बात है कि हमें ये नहीं पता था कि क्रिस्टोफर कोलंबस के आने के पहले कि भारत एक देश है या अमेरिका एक देश है। मार्को पोलो के चाइना पहुंचने के पहले ये नहीं पता था कि इटली भी एक देश है और चाइना भी एक देश है। लेकिन वो देशों की सीमाएं उस तरह से निर्धारित नहीं थी जिस तरह से अब निर्धारित करके बांट दिया गया है। तो प्रौद्ध के प्रणेता कहते हैं कि किसी भी तरह के जियो सेंटीमेंट में, सोशियो सेंटीमेंट में, लैंग्वेज सेंटीमेंट में अपने को बांटोगे नहीं, अपने को बांधोगे नहीं, और हर मनुष्य को इस नाते प्यार करोगे कि वो भी उसी सुप्रीम कॉन्शियसनेस का मैनिफेस्टेशन है, उसी सुप्रीम कॉन्शियसनेस का प्रतिनिधित्व करता है जिसका प्रतिनिधित्व हम करते हैं। तो उस आधार पे दुनिया के जो 8 अरब लोग हैं, जो अलग भाषा बोलते हैं, अलग रंग रूप है इनका, अलग खान पान और पहनावा है इनका, लेकिन मौलिक रूप से हमारा ओरिजिन एक जगह से होता है। तो इसलिए हम सब भाई और बहन हैं, और हमें एक वो भावना से रहना है कि एक विश्व है, तो हम सब एक भाई बहन हैं। उसको उन्होंने कहा यूनिवर्सलिज्म या विश्व बंधुत्व। और किन्हीं का अगर सवाल हो तो कृपया वो सवाल लिखेंगे अपना। मुझे लग रहा है कि शायद सवाल नहीं है लोगों के, तो अगर इजाज़त हो तो आज का जो है
इसको समअप करते हैं कि कल का जो क्लास होगा, वो जो कल का जो सेशन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बहुत इम्पॉर्टेंट इस नाते है कि कल अगर समय अलाउ करेगा तो जो प्रउत के 5 मौलिक सिद्धांत हैं, 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं 12 से लेकर 16 तक, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन जो पहला सूत्र है, देश काल समाज आदेशेन बिना धन संचय अकर्तव्य, तो ये एक विस्तृत चर्चा की मांग करता है। तो अगर समय अलाउ करेगा तो निश्चित तौर पे बाकी के भी सूत्र लेना चाहूँगा। लेकिन अब हम जिधर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं वो एक एक पक्ष की जब चर्चा होगी तो आप खुद महसूस करेंगे कि ये सारी चीज़ें आज की जो प्रिवेलिंग सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशंस मिल रहे हैं हमें, चाहे वो 3 टियर इकोनॉमी हो, चाहे वो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी हो, या वो डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी हो, या वो कोऑपरेटिव्स हो, या वो ब्लॉक लेवल प्लानिंग हो। हर के अंदर में आपको समस्याओं का निदान मिलता हुआ दिखेगा। और सभी लोगों के अब नमस्कार और धन्यवाद आ रहे हैं। इसका मतलब है कि सब लोग अब थक चुके हैं। तो कल सुबह 10 बजे हम लोग फिर से मिलते हैं लाइव फेसबुक पे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं फिर से कहूँगा, मैं एज ए ट्रेनीज आपके साथ बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं शिवहर में आदित्य को देखना चाहता हूं कि वो वहाँ का ट्रेनर है। मैं दुर्ग और भिलाई में बेमेतरा में संजय जी को देखना चाहता हूं कि वो वहाँ के ट्रेनर हैं। हमारे प्रभात सिंह जी रीवा में ट्रेनर हैं। बाकी सभी लोग जो मुझे स्क्रीन पे दिख रहे हैं, मैं उनके नाम लिए मैंने। और आनंद किरण जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हम जो लोग उनको करण सिंह राजपुरोहित जी के भी नाम से जानते हैं, वो बहुत ही अच्छा ब्लॉग्स लिखते हैं। आप उनके ब्लॉग्स पढ़ें। प्रउत के ऊपर में आनंद किरण दादा की बहुत ही ज़बरदस्त पकड़ है। सतबरबा में हमारे भाई मनोज कुमार जी हैं, वो बहुत अच्छा इसके ऊपर पकड़ रखते हैं। मुंबई के अंदर में हमारे दादा दिलीप सिंह सागर जी हैं, वो बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं। तो हम सब लोगों की एक सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम सभी लोग एक ट्रेनर के तौर पे तैयार हों और अपने अपने क्षेत्र में जो है प्रउत के झंडे को लेके बहुत ही बुलंदी के साथ, बहुत जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का सेशन समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आप सभी लोगों का।